हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट और डीएसएसबी और टीचिंग के सभी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, शिशु का विकास प्रारंभ होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसका विकास कहाँ से प्रारंभ होता है भाई? ये क्वेश्चन है। जन्म के पश्चात बिल्कुल, किशोर अवस्था में बिल्कुल होता है, बाल्यावस्था में बिल्कुल होता है, लेकिन जो शिशु है उसका विकास गर्भ अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है भाई। यहाँ तक ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है भाई हमारा, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। समानता के अनुसार भाई, जैसे माता पिता होते हैं तो उनके बच्चे कैसे होते हैं? माता पिता जैसे, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, थोड़ी थोड़ी समान। समानता कैसी होगी? जैसे माता पिता होंगे उनकी समानता भी वैसी ही होगी। ठीक है, आगे चलो भाई। आगे भाई, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है भाई? पहला, समानता का। अगर वो उन जैसे ही होते तो समानता का सिद्धांत लागू होता। विभिन्नता का, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, विभिन्न भी नहीं हो सकते। मूल्य जीवाणुओं की निरंतरता का। मूल्य जीवाणु जो कि स्टार्टिंग से ही बच्चे में उनके माता पिता जैसे ही जीन्स दिखाई देते हैं। प्रत्यागमन का, उनमें विभिन्नता है भाई बच्चों में, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत उसमें लागू होगा, यानी कि आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है भाई बच्चों, आगे चलते हैं। आगे भाई फोर्थ क्वेश्चन, जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए उस टीचर में? ठीक है भाई, जो शिक्षा काम से रिलेटेड हो। संवेगात्मक परिपक्वता बिल्कुल होनी चाहिए भाई। निवोधी स्वभाव बिल्कुल। निर्मल होना चाहिए भाई बच्चा, जिससे कि भाई दया भाव उस बच्चे में हो। तीसरा, काम विषय की अच्छी जानकारी, अपने विषय की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो एक अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? इनमें से ये सभी ही होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, पांचवा क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, शेषावस्था। शेषावस्था कौन सी होती है भाई? जन्म से 4 वर्ष। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। जन्म से 4 वर्ष तक। दूसरा, जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 7 वर्ष तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको ये बतानी है भाई, शेषावस्था कौन सी होती है? जन्म से 4 वर्ष तक होती है,
5 वर्ष तक होती है या 7 वर्ष तक होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिशुअवस्था होती है बच्चों, वो 0 से और 6 वर्ष तक होती है, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या आंसर लगाएंगे भाई? डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहें, जो कि शीट एट करने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं। किशोर अवस्था की भाई मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं वो बतानी है। शारीरिक विकास की समस्या, भाई किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की समस्या बिल्कुल हो सकती है बच्चे में। समायोजन की समस्या बिल्कुल ही हो सकती है। काम और संवेगात्मक समस्या दोनों ही हो सकती हैं। तो इसका आंसर ये तीनों ही जो समस्याएं हैं वो बच्चे में किशोर अवस्था में पाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। आगे चलो भाई, 7वां क्वेश्चन करते हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वाटसन ने भाई उत्तेजना की बात कही है, कष्ट व प्रसन्नता की बात कही है, भय क्रोध व स्नेह की बात की है, या इनमें से कोई नहीं की है? देखो भाई, उत्तेजित होना ये नहीं कहा वाटसन ने। कष्ट व प्रसन्नता बिल्कुल भी उसका नहीं है। और भय क्रोध व स्नेह ये चीज़ वाटसन ने बोला है अपनी थ्योरी में। ठीक है भाई बच्चों, इस प्रकार बच्चे में क्रोध होना चाहिए, भय होना चाहिए व स्नेह भी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, 9वां क्वेश्चन है हमारा, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मृदा को पहचानने लगता है? जो भाई कितने साल का ऐसा शिशु है जो बड़े इंसान के चेहरे को पहचानने लग जाता है कि ये हमारे घर का सदस्य है या बाहर का? 4 से 5 मास का शिशु, 4 से 5 महीने का बच्चा, 8 से 9 महीने का बच्चा, या 5 से 7 महीने का बच्चा, या 3 माह का शिशु। कितने महीने का बच्चा भाई बूढ़े इंसान को पहचानने लग जाता है कि ये सदस्य हमारे घर का है या नहीं? तो 4 से 5 साल का बच्चा यह पहचानने लग जाता है कि ये हमारे घर का सदस्य है या नहीं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। सृजनशील छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? इस क्वेश्चन में पूछा है भाई, सृजनशील छात्र वो छात्र होते हैं जो
काफ़ी हर विषय में इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी बात की गई है इस क्वेश्चन में। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेंगे। ऐसे क्या उपाय हैं जो काफ़ी प्रभावी रहेंगे? कक्षा में मॉनिटर बनाना, कक्षा में मॉनिटर बनाने चाहिए भाई ऐसे बच्चे। दूसरा, खेल कूद में विशिष्ट स्थान देना चाहिए उनको। भाई कक्षा में मॉनिटर जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो बनेगा। हम किसी को भी मतलब वैसे बच्चे को भी बना सकते हैं जिससे कि उसकी प्रतिभा जागृत हो। खेल कूद में जो अच्छा बच्चा है उसको स्थान मिलेगा। विद्यालय छात्र परिषद का नेता बना देना उसको, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सौंदर्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। जो सौंदर्य है बढ़त, उसको जो चीज़ की बढ़त है उस चीज़ के लिए उसको अवसर पर परामर्श देना चाहिए। जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है उसे उस सब्जेक्ट में अवसर पर परामर्श देना चाहिए भाई। ठीक है, तो आंसर ये रहेगा भाई। आगे चलो भाई, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा मंदबुद्धि? नहीं भाई, मंदबुद्धि नहीं हो सकता। पिछड़ा बच्चा, पिछड़े बच्चे की भी बुद्धि लब्धि कम होती है 100 से। देखो अब आप यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक बच्चे की 150 है बुद्धि लब्धि, तो मंद बुद्धि तो हो ही नहीं सकता। जिसको आप कहते हैं जड़ बुद्धि, वो तो हमारी 0 से 25 होती है। पिछड़ा बच्चा भी नहीं हो सकता, 25 से 50 होती है। असंतुलित, असंतुलित भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अब हम देखो भाई, इसमें 0 से 25 होती है, इसकी 25 से 50 होती है। ठीक है, असंतुलित भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास ऑप्शन प्रतिभाशाली। तो बच्चा कैसा होगा भाई? प्रतिभाशाली होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई हमारा, बुद्धि और विकास है। बुद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी। बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ साथ चलते हैं। बुद्धि कुछ समय के बाद, आपने पढ़ा होगा, बुद्धि 18 वर्ष के बाद या रुक जाती है परिपक्वता होने के बाद, लेकिन जो विकास है वो जन्म से लेके और मृत्यु दर तक चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी होंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकते भाई, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, एक दूसरे के समान, नहीं भाई, समान भी नहीं हो सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समान होंगे, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? एक दूसरे के पूरक। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा भाई? जैसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट और डीएसएसबी के एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ देता हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? चरित्र का प्रतीक है भाई। ठीक है, हमारे चरित्र को इनमें से कौन सा विकास प्रतीक है, इसमें से बताना भाई। इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से आप किसी भी इंसान का चरित्र के बारे में नहीं बता सकते। उत्तेजना। उत्तेजित, बच्चा उत्तेजित, किसी भी चीज़ में उत्तेजित हो सकता है, लेकिन उसके चरित्र का उससे पता नहीं लगाया जा सकता। स्थायी भाव। स्थायी भाव बच्चे में हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका अच्छा चरित्र है तो उसमें स्थायी भाव भी हो। लेकिन आदतों का समूह, अगर उसमें आदतें अच्छी आदतें हैं तो हम उन आदतों के उस पे उसका चरित्र का प्रतीक लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा डी रहेगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चंस में चलते हैं भाई। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हमारे आगे क्वेश्चन है सृजनशील बालकों का लक्षण है। सृजनशील बच्चों का लक्षण क्या हो सकता है? जो सृजनशील बच्चे होते हैं वो उनकी इच्छा होती है हर चीज़ को जानने की, तो उनके लक्षण किस प्रकार के बच्चे में मिलेंगे? समस्याओं के प्रति सजग का अभाव। देखो भाई बच्चों, जहाँ पे अभाव ही आ गया शब्द, अब आपके पास ये सब आ गया अभाव, तो वो तो हो ही नहीं सकता। सृजनशील बच्चा क्रिएटिव बच्चा होता है, अभाव ही हो गया उस बच्चे में, तो वो तो नहीं है। गतिशील चिंतन का अभाव। देखो दूसरे में भी उसने यही दिया अभाव। क्या गतिशील चिंतन का अभाव होता है? नहीं। गतिशील अच्छा होगा वो बच्चा जो सृजनशील होगा। अनमनीयता। अनमनीयता नहीं भाई, उस बच्चे में अनमनीयता उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्रिएटिव बच्चा रहेगा। जिज्ञासा। उस बच्चे में जिज्ञासा मतलब जानने की, जिज्ञासा माने जानना। जो आपने पढ़ा होगा जिज्ञासु बच्चा कौन सा होता है भाई? जिज्ञासा मतलब जानना किसी चीज़ को। इसका मतलब है जानना। जिज्ञासा मतलब जानना, तो जो जानेगा बच्चा वो क्रिएटिव बच्चा होगा। ठीक है भाई बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। आगे क्वेश्चन है भाई, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। भाई ऐसा बच्चा बताना है आपको जिस आयु में, ऐसी आयु बतानी है बालक की मानसिक, जो उसका मन है, उसकी योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह 14 वर्ष की आयु में हो जाता है, 11 वर्ष की आयु में हो जाता है, 9 वर्ष की आयु में हो जाता है, या 6 वर्ष की आयु में। देखो भाई, जब बच्चा 6 साल का होगा तो वो शेषावस्था में होगा, तो उस बच्चे की आयु में बालक की मानसिक योग्यता पूर्णतः नहीं होगी, उसका विकास होता रहेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है उसके बाद भी बच्चा मानसिक विकास उसका होता रहता है, तो इसका मतलब हम ये माने कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 9 वर्ष। अब 9 वर्ष का बच्चा बाल्यावस्था में होता है। अब जब वो बाल्यावस्था में होगा तो उसका विकास होता है।
फिर भी उसका जो मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, और 11 साल के का भी नहीं हो सकता। लेकिन किशोर अवस्था में बच्चे के मानसिक उसका विकास हो जाता है। ठीक है भाई बच्चों, ऐसे ही हम अब आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम उसे आंसर बताने की कोशिश करेंगे। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। यह है, क्वेश्चंस को बच्चों दोबारा से बोल देता हूँ। मस्तिष्क यानी कि दिमाग, माइंड द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। यह है, यह क्या हो सकता है? विभेदात्मक विधि, जो अपना माइंड है उसका निरीक्षण, स्वयं हम उसका निरीक्षण करते हैं। यह गलत है, सही है, हम ये कार्य सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो हम कई बार अपना आइडिया लगाते हैं कि हमने ये काम किया तो ये गलत होगा, ये सही होगा। जैसे आप सीटेट में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक चूज़ करते हैं, तो आप अपने दिमाग से स्वयं क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं ना, जांच करते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो विभेदात्मक विधि होगी वो, या तुलनात्मक विधि होगी, या निरीक्षण करना, जांच करोगे आप उसकी, या आत्मा निरीक्षण विधि होगी। देखो भाई, आत्मा निरीक्षण विधि, यहाँ पे बात मस्तिष्क की हुई है, तो निरीक्षण जांच तो आप नहीं करेंगे ना, जांच तो CBSE करेगा कि आपने एग्ज़ाम कैसा दिया, क्वेश्चंस के आंसर कैसे लगाए। लेकिन और विभेद भी नहीं करेंगे भाई बच्चों आप, ये आपका नहीं हो सकता। उसके बाद निरीक्षण आप जांच कर नहीं सकते, CBSE करेगा। आत्मनिरीक्षण, आप अपने आत्मा का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक, किसी चीज़ की तुलना करेंगे कि भाई इन सभी में से सबसे अच्छा आंसर कौन सा है। ठीक है, आगे चलो भाई। आगे है भाई आपका क्वेश्चन, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं भाई? विकास, उपचारात्मक, जब किसी बच्चे का विकास होता है उस पद्धति को क्या कहा जाता है? उपचारात्मक विधि कहते हैं भाई, संख्यांकित विधि कहते हैं, उत्पत्तिमूलक विधि कहते हैं, या जीवन इतिहास विधि कहते हैं। अब देखो बच्चों, उपचार, जब हम किसी उपचारात्मक विधि, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है, या हम किसी टीचर्स के पास जाते हैं, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? उपचार, वो हमें उस चीज़ का उपचार करके देता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होगी। तो इसका मतलब विकास, जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ को आप वैसे ही करेंगे। संख्यात्मक, मैथमेटिक्स से संख्याओं का, अगर यहाँ पे संख्याओं को जोड़ना, घटाना या संख्याओं के बारे में बात हो रही होती है तो संख्यात्मक विधि का यूज़ किया जाता है, यहाँ नहीं। जीवन इतिहास विधि, तो जो जीवन प्रयाण चलता रहता है विकास, उसके बारे में, जैसे आपने बड़े बुजुर्ग देखा होगा कि हमने बहुत जीवन देखा है
कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, वहाँ पे ये भी बात नहीं की जा रही। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्तिमूलक विधि। क्या कहते हैं भाई? ठीक है भाई बच्चों, आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकता है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि में समान नहीं करना पड़ता है। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता। प्रयोगात्मक विधि में किस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता? सजातीयता का अभाव, प्रयोग स्थल की कठिनाई, घटनाओं की जटिलता या समस्या का चुनाव। ये क्या चीज़ नहीं करना पड़ता? जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रयोग करते हैं लैब में, तो किस चीज़ की सामना नहीं करना पड़ता? साजुत्य का अभाव, क्योंकि वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसका मतलब अभाव तो नहीं होगा। प्रयोग स्थल की कठिनाई, भाई जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि लैब ही ना हो, तो आपको लैब भी मिलेगी, ये भी नहीं हो सकता कि ये कठिनाई आएगी। उसके बाद घटनाओं की जटिलता, ऐसी कोई घटना नहीं होगी कि उसकी जटिलता हो कि वो सोल्व ही ना हो सकती हो, उस पर एक्सपेरिमेंट ही ना हो सकता हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत ही रेयर केस है कि ऐसा हो। लेकिन समस्या का चुनाव ये हो सकता है कि समस्या का चुनाव करने में कठिनाई सामना करना पड़े, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है भाई बच्चों, ऐसे ही हम अब आगे चलेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखिए भाई आगे वाले क्वेश्चंस। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और आर्थिक। अब जो मानव विकास था किस किस कारक पे? भाई देखो, जो मानव का विकास है, पहला तो वो उसका जो शकल सूरत जो भी है वो अपने माता पिता या दादा दादी किसी भी अपने उस पे जाएगा। और अगला विकास उसका समाज से होगा, क्योंकि वो समाज में रहेगा बच्चा। तो पहला ऑप्शन है जैविक और आर्थिक। भाई जैविक तो उसमें होगा, लेकिन आर्थिक तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर आर्थिक, भाई कोई गरीब है कोई अमीर है, मानव विकास का उससे कोई संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जैविक तो होगा लेकिन आर्थिक नहीं होगा। जैविक और सामाजिक, जैविक ठीक है, जैविक गुण तो होंगे उसमें, वो अपने माता पिता से मिलेंगे जीन्स, और समाज में रहेगा तो समाज में वो समाज की तरह रहना सीखेगा। ठीक है, अपने मित्रों में रहेगा। तो इसके बाद सामाजिक और राजनीतिक, समाज में रहेगा और राजनीति सीखेगा, तो उसमें जैविक गुण भी तो होंगे ना, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सामाजिक और आर्थिक, भाई सामाजिक तो होगा लेकिन जैविक भी होगा इसके साथ। इस प्रकार यही
उसका आंसर बचेगा। इससे आगे वाले पे चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ खाली रह गया। अब देखते हैं भी क्वेश्चंस। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल्य उद्देश्य है। जो शिक्षा है उसका मूल्य उद्देश्य क्या हो सकता है? जो बालक द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती। देखो भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों में विकास करना। जो पहला ऑप्शन दिया इसने, जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करता। जब प्रभावित ही नहीं करता कोई भी चीज़ सीखी जाने को, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई बच्चों, तो इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे पे आते हैं, भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करता। भाई भिन्न परिस्थिति, अगर कोई परिस्थिति अलग हो उसमें अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित करेगा। अब आपके सामने कोई परिस्थिति अलग आ जाती है तो अधिगम प्रभावित होगा और अनुकूलन भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता बच्चों। तीसरा, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। भाई विद्यार्थी की योग्यता, जिस विद्यार्थी की जैसी योग्यता है वह क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। जिस बच्चे में जितनी कैपेसिटी होगी तो उतना ही तो सीखेगा ना वो बच्चा। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा तो बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी बच्चे को तो एक बारी में कोई क्वेश्चंस बताने के बाद समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद वही क्वेश्चंस समझ में आता है। तो जितना उस बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास हो चुका होगा तो वो उतना ही जल्दी उस क्वेश्चंस को समझ पाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये रहेगा। इनमें से कोई नहीं, एक गलत है क्योंकि इसमें से सी है। तो आगे देखते हैं भैया, वो आगे वाला क्वेश्चन है भाई 21वां क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की क्या कठिनाई है भाई? मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें पहला ही है भाई, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी टीचर शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कुशलतापूर्वक कर सकें। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये उपयोग की कठिनाई है। कठिनाई तो नहीं है ना, इजीली कर लेंगे, लेकिन कठिनाई तो नहीं आएगी ना। अब आगे आते हैं,
मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते। इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, वे सापेक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी भी नहीं आ सकता। तीसरे को देखो भाई, मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। नहीं, बिल्कुल कराया जा सकता है भाई। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें ना हों। हर स्कूल, हर जगह पे आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक के परीक्षण के मूल्य दृष्टि से महंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही ज़रूरी होंगी और उनमें से कोई नहीं गलत। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चों, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और CTET में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करते रहें। अगर आप इसमें से क्वेश्चंस को मिला के देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कुछ CTET एग्ज़ाम में पूछे भी गए होंगे और कुछ आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। शिक्षा का संबंध है भाई, शिक्षा का संबंध किस चीज़ से है? शिक्षा के उद्देश्यों से बिल्कुल है जी। अगर कोई कहे शिक्षा का संबंध किस चीज़ से, शिक्षा के उद्देश्य से बिल्कुल है जी। दूसरा, शिक्षार्थी व शिक्षक से बिल्कुल है भाई। शिक्षा टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक दूसरे में है। कक्षा पर्यावरण व वातावरण से बिल्कुल, कक्षा में एक माहौल ऐसा बनाया जाता है जिससे कि भाई शिक्षा दी जा सके और बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। उपरोक्त सभी तो सारी चीज़ें ही पॉजिटिव हैं। ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर डी रहेगा। आगे 23वां क्वेश्चन है भाई, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में समय लगता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में समय लगता है। किस चीज़ में? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें समय कम लगता है या अधिक, ये बताना भाई। ठीक है, तो पहला वो है अधिक, कम, कठिन या सरल। कोई भी हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें हमारा समय कम लगेगा या ज़्यादा, ये बताना। पहला है अधिक, दूसरा है कम, तीसरा है कठिन और चौथा है सरल। जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है जैसे आपका CTET, तो उसमें आप लोगों का समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो बी नहीं हो सकता, कम नहीं लगता, ज़्यादा लगता है। सरल भी नहीं होते, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं और कुछ कठिन भी नहीं होता है, लेकिन अधिक लगता है। ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे है भाई 25वां क्वेश्चन, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चंस को फिर से पढ़ता हूँ। किस विधि में उद्दीपन
अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऐसी कौन सी वो है? पहला प्रश्नकर्ता विधि, दूसरा मनोभौतिकी विधि, तीसरा आत्मनिष्ठ अंकन विधि, या चौथा प्रयोगशाला विधि। अब भाई उद्दीपन आप लोगों ने वाइगोस्टकी की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें कि एक कुत्ता होता है जिसको वो बांध देता है, या फिर कोलब्रुक की थ्योरी पढ़ी होगी बंदर वाली। तो जब वो कोई सामान रखता है तो आपने देखा होगा कि कुत्ते के मुंह से लार आती है, तो अनुक्रिया, जब उसे कोई चीज़ दिखती है तो उसके साथ। तो पहला उसने दिया प्रश्नकर्ता विधि, नहीं हुई, ये विधि नहीं होगी। आत्मनिष्ठ अंकन विधि भी नहीं होगी बच्चों। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग से रिलेटेड है वो, ये भी नहीं हो सकती। तो मनोभौतिकी विधि, उसको अपने मन से अनुमान लगाना है। इससे आगे है भाई किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? क्वेश्चंस को फिर से पढ़ देता हूँ भाई। किस मत के अनुयायियों का कथन है, किस मत के अनुसार कहा गया है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, मस्त बोध मुखी सिद्धांत, या संगठित प्रक्रिया। इनमें से सामान्य से विशिष्ट की ओर है भाई पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पांव की तरफ है भाई, तो ये नहीं होगा। विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान होता है, ये भी नहीं होगा भाई। तीसरा है मस्त बोध, उसके मस्तिष्क, सिर, मस्त बोध का मतलब सिर मुखी सिद्धांत, सिर से पैरों की तरफ, ठीक है भाई। तो सिर से पैरों की तरफ होता है, ये बिल्कुल सही है। संगठित प्रक्रिया, नहीं भाई, संगठित नहीं होता। अगर आप लोग ऐसे ही नेगेटिव करना सीख जाते हैं 4 ऑप्शन में से, तो आप सी-टेट को अच्छे से पास आउट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप भी इसी चीज़ का प्रयास करें, और रोज़ाना आपको साइकोलॉजी की क्लास मिल रही है, तो आप इसे अच्छे से देखें। और जिस भी मित्र या आपके किसी सहपाठी का सी-टेट या DSSB किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो उन्हें शेयर करें, जिससे कि वो भी बच्चे अच्छे से पास कर सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अब हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा। बालक के निजी व्यवहार का, बच्चे के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? जो बच्चा होता है उसके निजी व्यवहार, उसका जो निजी व्यवहार होता है, उसको अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होगी भाई? पहली नियंत्रण निरीक्षण विधि, दूसरी मनोभौतिकी विधि, तीसरी चिकित्सकीय
शल्य विधि और लास्ट है आत्मनिष्ठ अंकन विधि। इन विधियों में अगर हम देखें बालक के उसका निजी व्यवहार है भाई, किसी बच्चे का निजी पर्सनल व्यवहार है तो हम उसको कैसे, कौन सी विधि सहायक होगी इनमें से, तो इनमें से अब हम देखेंगे कि मनोभूत की पहला वह नियंत्रण, किसी चीज़ पे उसका नियंत्रण है तो वो विधि क्या कामयाब होगी। देखो चिकित्सक विधि चिकित्सा से रिलेटेड है तो यहाँ नियंत्रण का कोई काम नहीं है। दूसरा मनोभूत की, ये भी मनो से रिलेटेड नहीं है। आत्मनिष्ठ अंकन विधि, आत्मनिष्ठता की भी बात वो नहीं कर रहा, यहाँ पे वो उसके व्यवहार का अंकन करने में, तो कौन सी विधि होगी भाई, नियंत्रण निरीक्षण विधि होगी। ऐसे ही आगे देखें, आगे क्वेश्चन है भैया आपके पास। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधी की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन इनमें से किसने दिया था? क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करता हूँ भाई बच्चों। किशोर अवस्था अपराध, जो बच्चा 12 साल से और आपका 18 साल की एज में होता है, वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। जो बच्चा 12 से और 18 साल का होता है उस समय में अपराध प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है बच्चे में, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब बच्चा 11-12 की कक्षा में होता है तो उस समय पक्के अपराधी की एक विशाल संख्या, पक्के अपराधी होने की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही व्यावसायिक जीवन की गंभीर पूर्वक आरंभ करती है। उस समय में बच्चा अपराधी बन सकता है। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी? पहला कोल और ब्रूस ने किशोर अवस्था में ये बात नहीं कही। दूसरा आता है ब्लेयर और जेनसन ने यह बात भी नहीं कही। स्टेनली ने यह बात भी अपने कथन में नहीं बोली कि ऐसी प्रवृत्ति होती है। वैलेंटाइन का कथन है कि बच्चा किशोर अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति को अपना सकता है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आगे हमारा अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों। इसी प्रकार हम 30 क्वेश्चंस आज करेंगे जो कि CTET में पूछे जाते हैं और आप लोगों की मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन है भाई, और 29वां क्वेश्चन है, सॉरी।
विद्यालय का यह कर्तव्य है। यहाँ पे विद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस में बताया गया है विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, अंगोपांग तथा समस्त रूप दोनों को देखें। वह श्रेष्ठ विचारकों, अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके। यह कथन है भाई, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? विद्यालय का यह कर्तव्य है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। विद्यालय का कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, अंगोपांग तथा समस्त रूप दोनों को देखें। विद्यालय का कर्तव्य है कि उनके अच्छे रूप और बुरे रूप दोनों को ही देखे एवं श्रेष्ठ विचार को और उनमें से जो अच्छे विचार हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं और उनमें से जो अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छे व्यापारियों का और उनमें से अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके और जो बच गए उनको भी उतने ही अच्छे पुरुष और नारी बना सकें। यह कथन किसने दिया है? पहला हम पीछे से करते हैं स्टार्ट, इसमें डी से। पहले कहता है इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं है भाई? फिर विगे एवं हंट का, विगे व हंट ने ऐसी कोई बात नहीं की। स्टेनली हॉल का, स्टेनली हॉल ने भी विद्यालय की ऐसी कोई बात नहीं की। इनमें से कोई नहीं हो सकता है। या गॉडफ्रे का, गॉडफ्रे ने विद्यालय से रिलेटेड बात कही है कि हमें हमारे विद्यालय का यह कर्तव्य है कि हमें हर पुरुष हर नारी को एक समान बनाना है, जिससे कि वह अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चंस देखेंगे और सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि कितनी होती है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। इनमें से हमें ये बताना है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि अधिक होती है, किससे अधिक होती है? पहला ऑप्शन 140 से अधिक, दूसरा 140 से 130, ठीक है। तीसरा 100 से 120 और चौथा 80 से 100। अब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि इनमें से 100 से कम तो हो ही नहीं सकती।
तो आप इसको तो वैसे ही नेगेटिव कर सकते हैं। दूसरा 100 से 120 ये सामान्य होती है भाई, 90 से 110 ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब प्रतिभा एक नॉर्मली बच्चा है। अब बात होती है 130 140 से 130 130 और 140 के बीच में होती है क्या? तो प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि इससे ज़्यादा होती है 140 से, तो इसमें बच्चा हमारे पास 140 से अधिक। तो प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। और आज हमने 30 क्वेश्चंस किए सी-टेट के। ऐसे ही आप लोगों को, आप सभी हमें प्यार बनाए रखें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएँ। सी-टेट, एस-टेट, DSSB से रिलेटेड आप सभी से यही उम्मीद है कि आपके जो भी मित्र सी-टेट DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी को यह वीडियो शेयर करेंगे। और जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है कि यह क्वेश्चंस मेरी समझ में नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उस क्वेश्चंस को अच्छे से बता सकें। और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आएंगे, जिससे कि आप लोगों को सी-टेट DSSB एग्ज़ाम पास करने में आसानी होगी। इसी उम्मीद से हम आपको यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और अगली वीडियो बहुत जल्द साइकोलॉजी की मिलेगी आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऐसे ही चलिए, अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना है तो आप हमारी लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं रात 9 बजे। ओके, थैंक यू। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। तो इसी उम्मीद से हम आप लोगों को यहीं इसी वीडियो पे छोड़ जाते हैं। ओके, आप सभी अपना ध्यान रखें और सी-टेट की ऐसे ही तैयारी करते रहें।